वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, काफ़ी दिनों से ईएमआरएस का शोर सुनाई दे रहा था। अभी कुछ दिन पहले उसकी गाइडलाइंस भी जारी हुई थी कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कितना परसेंट डायरेक्ट होगा, कितना प्रमोशन से होगा, उसकी गाइडलाइंस क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। एक रिक्रूटमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो जारी किया गया था ईएमआरएस के द्वारा, और उम्मीद जताई जा रही थी कि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो साथियों, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं ये ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रकार से कुछ शो होती है। तो साथ ही ये जो वेबसाइट है वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, और उन्हीं के लिए जो ये स्कूल बने हैं ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये जो स्कूल है मोस्टली, इसके बारे में थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। वर्तमान में 694 सैंक्शन ईएमआरएस है, उसमें से 46 ईएमआरएस अभी और सैंक्शन होने हैं, यानी कि बढ़ने हैं, लगभग 750 हो जाएंगे। उसके बाद अभी फंक्शनल ईएमआरएस जो है वो 401 है। तो यानी कि लगभग 350 ईएमआरएस और जो है शुरू होने वाले हैं। अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 5184 है, और नॉन टीचिंग 3318 है। और इसका जो मेन एम है, जो हमारे जनजातीय बहुल इलाके हैं, है ना, तो वहाँ पर हर ब्लॉक में एक ईएमआरएस खोला जाए। तो अगर हम कुल मिला के इस तरीके से देखें तो इसका जो मतलब एरिया होगा, मतलब इसका जो कवरेज होगा वो लगभग नवोदय विद्यालय से भी ज़्यादा हो जाएगा, और केंद्रीय विद्यालय से आधा। तो मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो, अगर आप ध्यान दें तो आज तक की सबसे बड़ी पीजीटी की रिक्रूटमेंट मैं जो देख पा रहा हूँ, स्टेट हो या सेंट्रल हो। मतलब अभी बिहार में आई हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, पहली बार वहाँ का लोक सेवा आयोग करा रहा है। अदरवाइज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट, ये सब जो है रिक्रूटमेंट कराते हैं। तो इतनी बड़ी पीजीटी की रिक्रूटमेंट आज तक ना देखी गई है और ना भविष्य में देखी जाएगी, क्योंकि ये स्कूल बढ़ रहे हैं। इसमें एकदम इस रिक्रूटमेंट में कंप्लीट फुल कर दिया जाएगा। आगे से जो रिक्रूटमेंट आएंगी फिर वो नॉर्मल ही होंगी। तो ये एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, जो लोग हमारे पीजी किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं। साथ ही मैं बता दूं, अभी टीजीटी की रिक्रूटमेंट ईएमआरएस में नहीं आई है, बहुत जल्दी वो भी आएगी, और वो पीजीटी से भी कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा मात्रा में वो संख्या देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है, बहुत ही बड़ा आपको मौका है आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करने का। तो आप लोग बिल्कुल जुट जाइए। और मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतना बड़ा क्लब होके वैकेंसी कभी आई हो। अभी नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, फिर दिसंबर तक आपको केंद्रीय विद्यालय की वो आ गई है वैकेंसीज़, फिर अब ईएमआरएस की वैकेंसीज आई हैं, फिर दिल्ली गवर्नमेंट की आएगी। तो जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका किसी ना किसी में हो जाएगा इस बार, इतना तो पक्का है। और साथ ही मैं बता दूँ, ये अगर आपका ये दौर निकल गया तो इसके बाद 2024 के बाद बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल डट जाइए, लग जाइए तैयारी में। साथ ही स्कूल जो होंगे वो ट्राइबल एरियाज़ में होंगे, तो थोड़े रूरल एरियाज़ में होंगे, आप ये समझ के चलिए। तो आप अगर मेट्रो सिटीज़ में जॉब करना चाहते हैं तो फिलहाल उसके लिए नहीं है, पर एक जॉब एक्वायर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है सबसे पहले। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईएमआरएस की वेबसाइट पर जाएंगे। ईएमआरएस की वेबसाइट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सीधे एक्सेस कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का वो दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सिलेबस ऑफ फॉर प्रिंसिपल्स, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, सिलेबस फॉर पीजीटी, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। यहाँ पे आपका नॉन टीचिंग पोस्ट का सिलेबस है, फिर उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, और रिक्रूटमेंट रूल्स आपके हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, प्रिंसिपल तो जो है ये प्रमोटिव पोस्ट होती है। तो इसमें आपका जो लोग पहले से पीजीटी में काम कर रहे हैं और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास हो चुका है, तो वे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए। जो पीजीटी के लिए हैं, आप लोग कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, कुछ के लिए ग्रेजुएशन होगी, कुछ के लिए पीजी होगा। तो हम जनरली इस वीडियो में पीजीटी के बारे में बात करेंगे, नॉन टीचिंग के बारे में अगला वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी पीजीटी के बारे में बात करते हैं। तो पीजीटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप ऐसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद आपका डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट है, फिर उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, और इस तरीके से आप लोग जो हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे चल जाएंगे। 2-3 पेज का फॉर्म होगा, मतलब पहले पेज पे आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, फिर फ़ोटो, फिर आपका लास्ट में फ़ीस सबमिशन होगा, और उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, ये एग्ज़ाम में बता दूँ, ये पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि OMR में शीट पर होगा ये एग्ज़ाम आपका, ये पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पर थोड़ा सा। तो नोटिफिकेशन के लिए मैं एक एक चीज़ों पर आपको थोड़ा मतलब डिटेल में बता दूंगा। तो
सबसे पहले ये एसटी कैटेगरी के लिए हैं स्कूल, मैंने बताया ही आपको। और ये जो स्कूल हैं ये नवोदय विद्यालय की तरह ही रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। और उसके बाद आपकी जो फ़ीस है यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, पीजीटी के लिए आपके 1500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपके 1000 रुपये है। अब डाउनलोड एप्लीकेशन ये आप NESTS की वेबसाइट से आप ऑनलाइन ये आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आने पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन कुछ क्लियर नहीं है, पर होपफुली आपका आज से या 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद ये एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है या सितंबर के लास्ट में भी हो सकता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। और इस तरीके से आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एक बात मैं बता दूं साथियों, इसमें नो फी रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST ST और PWD SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी। फिर उसके बाद आपकी और चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। पोस्ट हमारे प्रिंसिपल की 303 पोस्ट, पीजीटी की हमारी 2266, अकाउंटेंट 361, GSA यानी कि आपका जो LDC होता है उसकी 759, लैब अटेंडेंट की 373, टोटल आपके 4062 की पोस्ट के लिए वैकेंसी। प्रिंसिपल के लिए साथियों मैं बता देता हूँ कि अगर कोई स्टेट पे भी पीजीटी लेवल पे 8 ईयर्स की सर्विस दे चुका है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और साथियों मैं पीजीटी के बारे में बता देता हूँ कि पीजीटी की 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रिक्रूटमेंट ऐसी है कि ये मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने इसको खोया तो बहुत ही आप लॉस में जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि सिलेबस जो है आपका जो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में था बिल्कुल सेम वही सिलेबस है। और अगर आपने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था तो सिलेबस भी बिल्कुल वही है, पैटर्न भी बिल्कुल सेम है आपके, बिल्कुल जैसे नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था सेम पैटर्न पर भी बात करेंगे। इस तरीके से साथियों आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश में आपकी 246, हिंदी में 200, मैथ में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी में 236, हिस्ट्री में 185, ज्योग्राफी में 154, कॉमर्स में 140, इकोनॉमिक्स में 161, कंप्यूटर साइंस में 172। इस तरीके से टोटल 2086 पोस्ट पर आपकी जो वैकेंसीज़ हैं। और आपकी कुछ जो पीजीटी में थर्ड लैंग्वेज हैं 180 पोस्ट उनकी है। थर्ड लैंग्वेज में आप देख पा रहे हैं कि मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली, ये लैंग्वेज आपकी हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में आपकी GSA की 759, लैब अकाउंटेंट की 361, लैब अटेंडेंट की 373 वैकेंसीज़ हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है GSA में। GSA की आपको पता है क्वालिफिकेशन 12th होती है, साथ में आपसे टाइपिंग पूछी जाती है, आपसे टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ कि जो आपका पे लेवल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्रिंसिपल का जो पे लेवल है वो पे लेवल 12 है, और पीजीटी का आपका पे लेवल 8 है, अकाउंटेंट का पे लेवल 6, यानी कि आपका जो PRT का पे लेवल होता है वो GSA का आपका पे लेवल 2 और लैब अटेंडेंट का पे लेवल 1 है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन साथियों मैं बता दूँ ये कि OMR पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आप देख पा रहे हैं साथियों कि अभी जो CTET था उसने भी OMR बेस्ड किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जगह ये भी OMR बेस्ड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम दोबारा से OMR वाले ज़माने में वापस जाने वाले हैं। तो जो साथी अभी पिछले 1 आध साल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो रहा है तो वो थोड़ा OMR की अपनी प्रैक्टिस कर लें। जो हमारे पुराने साथी हैं, वेटरन प्लेयर हैं इस फील्ड में, उनको OMR अच्छे से फिल करना आता होगा, उन सबको पता होगा। साथ ही मैं बता दूँ एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम होगा 130 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स की होगी, जो कि आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। तो 120 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। 20 मार्क्स आपके उसमें 4 मार्क्स आने चाहिए, हिंदी में 4 मार्क्स, इंग्लिश में 4 मार्क्स, जो कि क्वालिफाइंग नेचर में होते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी इंटरव्यू होगा आपका 40 मार्क्स का। इसके अलावा जो पीजीटी है, पीजीटी के बारे में हम बात करते हैं। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 130 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगी वो 20 मार्क्स का, बिल्कुल नवोदय वाला सिस्टम है। जो आपका ब्रेकअप है एग्ज़ाम में टॉपिक्स का वो भी बिल्कुल सेम है। आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होगी, ICT यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का होगा, डोमेन नॉलेज आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 70 मार्क्स की तो आपका सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी और 5 मार्क्स का आपका
एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और 5 मार्क्स का आपका NEP 2020 होगा। इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का टोटल ये सेक्शन होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 130 में से बनेगी, और आपके 20 मार्क्स के लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश। उसमें से आपके 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स आना ज़रूरी है हिंदी में और 4 मार्क्स इंग्लिश में सेपरेटली। यानी कि आपका 20 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का होगा, तो आपको सेपरेटली दोनों में आपके 40% मार्क्स आना ईच लैंग्वेज में कंपलसरी है। अगर आप सपोज़ उसमें तो बहुत अच्छा ले आते हैं और आपके हिंदी में या इंग्लिश, हिंदी में आपके 10 में से 4 की जगह 10 में से 3 आ जाते हैं, इंग्लिश में 10 में से 4 की जगह 10 में से 3 आ जाते हैं, उस कंडीशन में आप जो है डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे और आपका एग्ज़ाम आगे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप ये ध्यान देना, आपको इस पोर्शन को क्वालिफाई करना ही करना होगा, अदरवाइज़ आपका पूरा शुरू की मेहनत बेकार हो जाएगी। और मैं बता दूं साथियों, ये 20 मार्क्स जो हैं आपको जब कट ऑफ बनेगी एग्ज़ाम इंटरव्यू के लिए, या लास्ट में जो कट ऑफ बनेगी आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसमें इसको काउंट नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो और सबसे मेन बात ये है कि साथियों, इसमें जो 1 to 4 है वो सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा, और 5th जो पार्ट है यानी 80 मार्क्स का पार्ट है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सपोज़ आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई बंदा फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 1 to 4 सबका सेम रहेगा, और जो 5th पार्ट है वो केमिस्ट्री वाले के लिए अलग और फिजिक्स वाले के लिए अलग रहेगा, और लैंग्वेज वाला पोर्शन वो सब के लिए सेम रहेगा। साथियों, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और EMRS की वैकेंसी में सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि आपका इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। जो मैं अभी इंटरव्यू की बात कर रहा था, मैं बता दूं आपको, PGT के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अगर आप ये 130 में से अच्छा स्कोर करें और ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट को क्वालिफाई कर लें, तो आपका इसी से सिलेक्शन होगा, आपको कोई भी इंटरव्यू आगे भविष्य में नहीं देना है। यही आपका फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इसकी ही एक कट ऑफ आएगी, और आपका अगर उस कट ऑफ को के अंदर होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जो जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ पर जाना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ज्वाइन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही अकाउंटेंट की वैकेंसी का है, इसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें पूछ जाएंगी, और ये एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होगा। साथ ही मैं बता दूं, PGT का एग्ज़ाम जो होगा आपका 150 नंबर का होगा। मेरिट जो बनेगी 130 में से मिलेगी, क्योंकि 20 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है ओनली, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं मेरिट में। और ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा, यानी कि 180 मिनट का होगा। इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है साथियों, 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम। आपके पास भरपूर समय होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, चाहे तो आप उसके बाद आधा घंटा सो भी सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपका अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है। फिर आपका जूनियर सेक्रेटरीट एग्ज़ाम है, उसमें आपको ऐसे ही 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब टोटल करके आपका 130 में से आपका ये एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होगा। अब मार्किंग स्कीम मैं बता देता हूँ आपको साथियों, इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन करने पर, और गलत क्वेश्चन पर आपको 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप एक से अधिक उस पर आंसर पर ऑप्शन लगाते हैं तो वो नेगेटिव में ही जाएगा, उसको गलत माना जाता है। सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये कैंडिडेट्स को जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये भी कुछ खास नहीं है, रफ वर्क आप उस पर कर लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको साथ ही। प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको पर्सन्स हैविंग 12 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल, PGT विद मिनिमम 4 ईयर्स एज PGT एंड अबव, तो उस कंडीशन में आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें वाइस प्रिंसिपल PGT के रूप में काम किया हो आपने, और 4 साल का आपका कम से कम PGT का एक्सपीरियंस हो। PGT के लिए साथियों आपको PG होना चाहिए सब्जेक्ट में। इसकी जो मैक्सिमम एज है आपको 40 ईयर्स है, और सब्जेक्ट में PG, एंड आपके पास BEd डिग्री होना चाहिए। बस यही आपकी क्वालिफ़िकेशन है। और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास MSc MCA या MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में। अकाउंटेंट के लिए आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है इसमें। और GSC के लिए भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, और आपके पास हिंदी में 35, हिंदी में आपकी 30 वर्ड्स प्रति मिनट, या इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड्स प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 10 पास होना चाहिए, और
आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, या आपने 10+ ये जो आपने 12th क्लास है वो साइंस स्ट्रीम से किया हो, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन आपको SC/ST के लिए आपको 5 ईयर्स, OBC के लिए आपको 3 ईयर्स मिलता है। कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको 5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, और आगे आप देख सकते हैं। इसके अलावा EWS का क्राइटेरिया दिया गया है, और इस तरीके से आगे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, और ये अनफेयर मीन्स का है। सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया गया है, ये मैं आपकी चर्चा कर लेंगे। और ये आपके सर्टिफिकेट से फॉर्मेट दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रोड्यूस करना होगा। ये आपका OBC का सर्टिफिकेट है, ये आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद आपका ये PWD का है, और ये आपको अंडरटेकिंग देनी होगी एक स्काइप के लिए। और साथ ही इस तरीके से ये आपका एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक ही सेंटर बनाया गया है लखनऊ, उत्तराखंड में एक सेंटर है देहरादून, वेस्ट बंगाल में एक ही सेंटर है कोलकाता। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथियों मैं अब आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए साथियों, ये सिलेबस ऑफ PGT है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, NEP 2020, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब आपको ठीक है। साथियों हिंदी और इंग्लिश इतना इजी होता है, इसमें 5 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ के ही मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपको उसमें से आप इजीली 4 या 5 कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपना सिलेबस देख सकते हैं। साथियों सिलेबस मैंने मैच किया है, ये आपका KV और JNB के जो सिलेबस दिया गया था नवोदय विद्यालय का NVS का, उसके सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है। तो अगर आपने KV या नवोदय के दौरान तैयारी की है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब रिवाइज़ ही करना है, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे स्पेशली आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री पॉल साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये NCERT ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप अगर 6 to 12 तक की NCERT पढ़ लेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन सेम वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। आपको 80 में से 40-50 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही मिल जाएंगे। बाकी आपके अपर डोमेन में कितनी नॉलेज है उसके बारे में आपको स्वयं जानकारी होगी। बाकी आपको NCERT में से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप लोग NCERT को ज़रूर पढ़ लें, रट्टा मार लें। 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं NCERT पढ़ने के लिए। आपको अपने सब्जेक्ट की, अगर हिस्ट्री के आप जैसे मैं हूँ तो हिस्ट्री का अगर आप NCERT पढ़ डालेंगे 12 तक तो आपको कोई क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो अलग मिलेंगे, क्योंकि PG लेवल की जानकारी पूछी जाएगी, बट आपको NCERT में से इसके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और साथ ही अगर आप हिस्ट्री के कैंडिडेट हैं और EMRS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान हम इस पूरी भर्ती को फॉलो करेंगे। मैं भी PGT के लिए अप्लाई करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को, और इस दौरान जो भी मुझे जानकारी उपलब्ध होगी EMRS के दौरान आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके आंसर की से रिलेटेड, वो सब आपको चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक एजुकेटर को आपको जैसे ही नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती को फॉलो किया गया था, सेम उसी प्रकार से इसकी भर्ती को ही फॉलो किया जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के कैंडिडेट हो, देखिए साथियों बिल्कुल सेम जो आपका नवोदय या KV का सिलेबस था, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है। और आपको बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं वो देखिए, विजयनगर एम्पायर सीधे सीधे दिया गया, सूफी ट्रेडिशन, थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर, बिल्कुल NCERT का सिलेबस है। NCERT की किताब ही पढ़नी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आप सभी को इसके लिए, EMRS के लिए शुभकामनाएं, और हम इस भर्ती को एक साथ फॉलो करेंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी है EMRS से रिलेटेड, आप सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं जो अभी नवोदय और KV के जो एग्ज़ाम हुए थे सब्जेक्ट वाइज, उसके क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। आप उन क्वेश्चन पेपर को देखकर भी अपना जो है आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लगभग सेम वही वैसा ही क्वेश्चन पेपर बनेंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, पैटर्न वही सेम रहेगा। तो आप सभी को आगे इस एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। बाकी जो भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको समय समय पर मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी में लग जाइए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।